नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय है टाइटनिंग दी नेट, यानी जाल को कसना है। किस चीज़ के खिलाफ जाल को कसना है? साइबर अपराध या साइबर क्राइम्स के खिलाफ जाल को कसने की ज़रूरत पर यह संपादकीय है। लिखा है मीरन चड्ढा बोरवांकर ने, जो कि खुद भूतपूर्व आईपीएस अफसर रह चुकी हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के वुमेन रिलेटेड इश्यूज के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्टिकल खास तौर पे महिलाओं के विरुद्ध जो साइबर अपराध किए जाते हैं और हाल में जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनको आधार बना के चलता है। इसलिए जीएस पेपर 2 के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और साइबर क्राइम के लिहाज से देखें तो पेपर 3 का जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है, आंतरिक सुरक्षा वाला पार्ट है, क्योंकि जिस प्रकार की हाल की घटनाएं हुई हैं साइबर अपराध से जुड़ी हुई, उनमें एक एलिमेंट जो है वो हेट क्राइम का भी है। नफरत आधारित हिंसा फैलाने की कोशिशें भी उसमें झलकती हैं, समाज को तोड़ने और बांटने की कोशिशें भी उसमें झलकती हैं। तो इसलिए ये पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं बिंदुवार चर्चा। बस उससे पहले ये जान लेते हैं कि शुरुआत में जो संपादकीय है वो समस्याओं को गिना रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम समस्याएं जानते हैं और हम जल्दी जल्दी उनकी चर्चा भी कर लेंगे। जो हाल में घटनाएं हुई हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके इतर जो कुछ जानकारी दी गई है वो शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व वहां से शुरू होगा जहां वो कदम गिनाए गए हैं जो राज्य को, राष्ट्र को उठाने की आवश्यकता है इस समस्या से जूझने के लिए। तो इसको आप ध्यान रखें, नोट्स बनाते समय भी ये जानकारी काम आएगी। अब शुरू करते हैं बिंदुवार चर्चा। शुरुआत में ये संपादकीय अपने स्मृति को टटोलता है, क्योंकि ये एक भूतपूर्व आईपीएस अफसर द्वारा लिखा गया है। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस की बात करती हैं, अपने अनुभवों की बात करती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि किस प्रकार से जो 2011 के समय के उनके अनुभव थे, खास तौर पे इंटरनेट आधारित टेक्नोलॉजी के चलते कोई क्राइम होता है और उसमें किसी महिला को अगर टारगेट किया जाता है तो किस प्रकार की समस्या से एक तो महिलाओं को जूझना पड़ता है और दूसरा किस प्रकार से इस तरह के क्राइम पर रोकथाम लगाना मुश्किल होता है। तो वो उन अनुभवों की बात करती हैं शुरुआत में। उसके बाद वो कहती हैं कि हमें डेटा जो हमारे पास है वो ट्राई से हमारे पास डेटा आता है। ट्राई हम जानते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1997 में पार्लियामेंट में एक्ट पास करके इस बॉडी को बनाया गया था। इस बॉडी के अनुसार भारत में लगभग 82.5 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं। इतने सारे इंटरनेट यूज़र्स हैं। ये फरवरी मार्च 2021 का डेटा है। तो इतने सारे यूज़र्स में ये संपादकीय कहता है कि एक बहुत छोटा हिस्सा रोग एलिमेंट्स का है, बदमाश लोगों का है, दुष्ट लोगों का है, जो कि कई प्रकार की अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि हाल ही में देखा गया कि इस तरह के कृत्यों का जो असर है वो समाज पर और राष्ट्र पर भी पड़ता है। जैसे कि हाल ही की घटना कौन सी हुई? एक ओपन सोर्स ऐप बनाया गया था जिसका नाम रखा गया बुल्ली बाई, और ये शब्द बेसिकली मुस्लिम महिलाओं के प्रति अनादर का सूचक शब्द है। इसी प्रकार से एक पहले भी ऐप इस्तेमाल किया गया था, एक पहले भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम महिलाओं के प्रति अनादर, और अनादर तो एक छोटा शब्द है, बेसिकली उनको डीह्यूमनाइज करना, उनको एक वस्तु की तरह प्रकट करना। और ये वो महिलाएं हैं जो इंटरनेट पर अपने विचारों के लिए जानी जाती हैं। आप उनके विचारों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन जब आपका तर्क डीह्यूमनाइजेशन पर आ जाता है कि आप उनको एक सोचने समझने वाले व्यक्ति के तौर पर नहीं देखते बल्कि वस्तु के तौर पर देखने लगते हैं, तो ये ऐप्स उस विचारधारा की सूचक हैं। बुल्ली बाई और सुल्ली रील्स पर ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो कि पब्लिक स्फेयर में हैं, सामाजिक क्षेत्रों में दिखती हैं, वो उनको टारगेट किया गया, एक प्रकार से उनको डिह्यूमनाइज किया गया, उनको चुप कराने की भी एक कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। इन कोशिशों में दोनों चीज़ें साफ हैं। एक तो एक धार्मिक वैमनस्य जो एक तबके में है, जो धार्मिक रूढ़िवाद है, धार्मिक कट्टरपन है, वो भी है। और ये कट्टरपन फिर जो महिलाओं के खिलाफ
विचारधारा है, महिलाओं के खिलाफ जो विचार हैं जिससे पूरा समाज पीड़ित है, इन दोनों का एक घातक कॉकटेल है इस प्रकार के ऐप्स या इस प्रकार की टारगेटिंग। तो इसी को आधार बनाते हुए ये संपादकीय आगे बढ़ता है और कहता है कि पहली बार ये हो रहा है कि बुल्लीबाई केस में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। हाल की सूचना तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, तीनों बिल्कुल बच्चे हैं, यंग लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये दुखद है कि वो बहुत यंग बच्चे हैं, अपने करियर की शुरुआत में हैं, अपनी पढ़ाई में हैं, लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि इससे पहले जब घटना हुई थी कुछ ही महीने पहले, पिछले साल जुलाई में, तो उस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और हमने क्या देखा कि कुछ ही महीनों बाद इसी प्रकार का एक दूसरा कारनामा हो गया। ये हमें ये भी बताता है एक सजग नागरिक के तौर पर, एक भविष्य के प्रशासक के तौर पर, कि क्राइम्स को शुरुआत में ही रोकना ज़रूरी है, उन पर कार्यवाही करना ज़रूरी है, नहीं तो वो खुद को दोहराते हैं, नहीं तो वो और विभत्स होकर सामने आते हैं। तो बहरहाल फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संपादकीय क्या कह रहा है। संपादकीय कह रहा है कि अभी दिल्ली मुंबई पुलिस बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं, खास तौर पे मुंबई पुलिस ने ही सारी गिरफ्तारियां भी की हैं, अभी तक की सूचना में ज़्यादातर गिरफ्तारियां की हैं, तो ये तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की जो शीर्ष संस्था है जो कि इंटरनेट सिक्योरिटी पर ध्यान देती है, जिसको सर्ट कहा जाता है, ये किसके अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको आम भाषा में माईटी भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उस मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाली संस्था है सर्ट। सर्ट यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, तो सर्ट इन यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, या इंडियन सर्ट इसको ये भी कहा जाता है। ये भी पूरा कार्य कर रही है इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो इस ऐप के पीछे हैं। कुछ लोग पकड़े गए हैं, माना जा रहा है कि और भी लोग पकड़े जाएंगे। संपादकीय कहता है कि ये महज इस बात का इशारा है कि कितनी ही महिलाएं भारत में साइबर बुलिंग बेसिकली बुलिंग हम जानते हैं, किसी को धमकाना, डराना, आमतौर पे स्कूल में सीनियर्स और जूनियर्स के बीच के संबंधों को बताने के लिए बुलिंग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कोई भी जो खुद को ताकतवर समझता है और जिसको कमजोर मानता है, उनके बीच के संबंधों को बुलिंग कहा जाता है। साइबर बुलिंग जब यही बात इंटरनेट पर हो रही होती है, लोग पर्दे के पीछे छिपकर या फिजिकल प्रेजेंस की अनुपस्थिति में भी डराते धमकाते हैं, तो उसको साइबर बुलिंग कहते हैं। तो ये संपादकीय कहता है कि हम देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं साइबर बुलिंग या धमकियों और ब्लैकमेल जैसी समस्याओं से जूझ रही होंगी। वो कहती हैं कि ये समस्या भारत जैसे देश में और भी विकराल क्यों हो जाती है, क्योंकि जहाँ तक फेक प्रोफाइल और मॉर्फ्ड फोटो की बात है, यानी जिन तस्वीरों को कंप्यूटर की मदद से, कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से बदल दिया जाता है, अश्लील बना दिया जाता है, या जिसको हम आम भाषा में आपत्तिजनक कहते हैं, वैसा बना दिया जाता है और फिर इससे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। इस प्रकार की तस्वीरें भारत में और विभत्स रूप इसलिए ले लेती हैं क्योंकि भारत में जो समाज है वहाँ पर दुल्हन का कैरेक्टर, और कैरेक्टर को यहाँ कोट अनकोट में हम रखते हैं। क्यों रखते हैं कोट अनकोट में चरित्र? क्योंकि ये चरित्र की परिभाषा नहीं है, लेकिन ये मानी जाती है परिभाषा जो मूढ़ लोग हैं या जो घोर परंपरावादी लोग हैं, जिनके पास समय की रोशनी अभी भी नहीं पहुंच पाई है, जो कि अधिकतर संख्या है एटलीस्ट इस मामले में भारत की। तो वहाँ पर दुल्हन का कैरेक्टर जो है इन चीज़ों पर बहुत निर्भर करता है कि उसके बारे में ऐसी सूचनाएं ना हो, ऐसी सूचनाएं तो ना ही हो, साथ ही इस प्रकार की चीज़ों से उसका कोई वास्ता भी ना हो। अगर कोई चीज़ हुई भी है तो इस बारे में उसकी तरफ से कोई शिकायत ना हुई हो, ताकि उसका नाम किसी भी तरह से इन चीज़ों से ना जुड़ा हो। तो ऐसे में ये समस्या इसलिए विभत्स हो जाती है क्योंकि अगर महिलाओं को कोई ऐसी समस्या आती भी है तो अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए, कोट अनकोट अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए वो ऐसी चीज़ों से बचना चाहती हैं, कंप्लेन करने से बचना चाहती हैं, नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं, कंप्लेन कर देने के बाद भी समस्याएं हैं, उनको हम आगे जानेंगे। लेकिन इस डेटा की पुष्टि के लिए, इन आंकड़ों के लिए हम NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि इस तरह के आंकड़े रखता है, उसके आंकड़ों के अनुसार देश में 2020 में केवल 251 मामले आए जो कि इस प्रकार की गतिविधियों से जुड़े थे, यानी कोई महिलाओं की तस्वीरों को छेड़खानी करके
उनके आधार पर ब्लैकमेल करना चाह रहा था, या उनका फेक प्रोफाइल के 354 मामले आए। भारत जैसे देश में जहां हमने बात किया कि 80 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वहाँ की सामाजिक सच्चाई से जो लोग भी रूबरू हैं, जानते हैं, वो समझ जाएंगे कि ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे पास इस तरह की समस्याओं का सही नंबर, उनकी सही संख्या पहुंच ही नहीं पा रही है। उसके बाद ही संपादकीय कहता है कि असल में तो इस तरह की समस्याएं भारत में बहुत बड़े स्तर पर हैं, और ऐसा नहीं है कि वो केवल बड़े शहरों पर हैं या किसी धर्म, जाति, संप्रदाय में ही पाई जाती हैं। वो अक्रॉस द क्लास डिवाइड सभी वर्गों में पाई जा रही हैं, सभी समाजों में पाई जा रही हैं, और छोटे शहर तक भी इस समस्याओं की जकड़ में आ चुके हैं, क्योंकि इंटरनेट सर्वसुलभ हो चुका है। तो उसके बाद संपादकीय फिर से कुछ आंकड़े देता है। हम बार बार आंकड़ों को दोहराएंगे नहीं, हमें क्या कहना है कि ये आंकड़े यही बताते हैं कि जितने एनसीआरबी के पास, जो हमारे पास रिकॉर्ड में आंकड़े हैं, वो केवल असल आंकड़ों का एक हिस्सा भर है, एक बहुत छोटा हिस्सा भर है। तो फिर क्या करें? और यहां से अब महत्वपूर्ण बातें आनी शुरू हो जाएंगी। देखते हैं क्या करें। कहते हैं सबसे पहले संपादकीय कहता है कि महत्वपूर्ण है कि इस तरह की समस्याओं को तुरंत रिपोर्ट किया जाए और उनको दर्ज किया जाए, रजिस्टर किया जाए, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट नहीं होती है तो फिर इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोग और मजबूत होते हैं, अपने मन में बहुत मजबूत होते हैं, जो कि हमने हाल की घटनाओं से देखा भी, जिसके बारे में हमने बात भी की। तो पहली बात क्या हो गई कि उनका रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन इन समस्याओं का, इन कंप्लेंट्स का बहुत ज़रूरी है। इसमें एक समस्या आती है, तो 1A के समस्या के तौर पे आप ये ध्यान रखिए कि कई बार इस तरह के लोग जो हैं, वो सर्वर जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भारत से बाहर लोकेटेड होता है। सर्वर बाहर लोकेटेड होने का मतलब क्या हुआ कि जिस केंद्र से बेसिकली इंटरनेट होस्ट हो रहा है। अगर आपको बहुत टेक्निकल बात समझ में नहीं आ रही है, छोड़ दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा अर्थ ये हुआ कि आईपी एड्रेस आपके घर का नहीं आ रहा होता सीधे सीधे, वो छिपा होता है, क्योंकि आप कुछ तरीकों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे किसी और देश का सर्वर आपके एड्रेस को मास्क कर रहा होता है, छिपा के रख रहा होता है। तो ये समस्या आती है। तो इस समस्या से जूझने के लिए फिर क्या उपाय है? इस समस्या से जूझने के लिए उपाय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझेदारियां बने, कोऑपरेशन बने। जैसे हाल में भी आपने देखा होगा कि गिट हब या जिट हब जिसको कहा जाता है, उसने क्या कहा भारत सरकार से कि हमने ये जो सुल्ली डील्स हैं या बुल्ली ऐप है, इसको हटाने के लिए आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी का हिस्सा का रास्ता अपनाइए। तो अब ये जो ट्रीटी है, बेसिकली म्यूचुअल का मतलब है दो देश आपस में साइन करते हैं, कानूनी असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए संधि साइन करते हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ये हर देश के साथ अलग अलग साइन करनी पड़ती है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। एक रास्ता हमें ये मिला कि जल्दी से जल्दी ऐसी चीज़ों पे काम हो सके। इसके अलावा सर्ट इन जैसी संस्थाएं हैं जिनका जिक्र हमने अभी अभी किया था, वो भी जिस तरह का काम कर रही हैं उनको और मजबूत करने की ज़रूरत है। किस तरह का काम? तकनीक का इस्तेमाल कर कर ऐसे लोगों पर नकेल कसने की कोशिश का काम। लेकिन वही बात फिर से आ जाती है, तो पहले बात को हम दूसरा पॉइंट नहीं मानेंगे, पहला ही पॉइंट कि पहला स्टेप तो यही है कि जो भी इस तरह का कृत्य हो उसको रिकॉर्ड किया जाए, उसको रजिस्टर किया जाए, क्योंकि दर्ज होने के बाद ही कानून का पहिया गति में आ सकता है, चलना शुरू कर सकता है। और भले ही फिर वो क्रिमिनल चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर ही बैठे हों, उनको पकड़ने का काम फिर एजेंसियों का आ जाता है। लेकिन पहला जो काम है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वही नहीं हुआ तो आगे का कुछ काम नहीं हो पाएगा। ये सारी संधियां पड़ी की पड़ी रह जाएंगी, संस्थाएं पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। पहला काम वही है कि लोगों को अपनी शिकायतों को दर्ज करना होगा और पुलिस को प्रोएक्टिव होकर इन शिकायतों को दर्ज करना होगा। उसके बाद संपादकीय कहता है कि दूसरी बात, पहला पॉइंट हमने जान लिया दर्ज करना, पर दर्ज करने में कुछ समस्याएं थी, हमने उसकी भी बात की। दूसरी बात है कि अवेयरनेस बढ़ानी होगी। अवेयरनेस किस तरह की अवेयरनेस? कि लोगों को पता हो कि इन तरीकों से उनकी तस्वीरों का, उनकी दूसरी जानकारियों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और ये अवेयरनेस फैलाने का काम केवल कानूनी एजेंसियों पे नहीं छोड़ा जा सकता। इंटरनेट क्योंकि
बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके हाथ में आ गया है, तो खास तौर पर स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सामाजिक कम्युनिटी जो है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, सामाजिक संगठन है, जो भी इस प्रकार के संगठन स्तर पर संस्थाएं हैं, उनको इस पर कार्य करना होगा कि वो खास तौर पर यंग लोगों को इस बात की उनमें जानकारी दे कि साइबर अब्यूज होता क्या है, किस प्रकार से आपकी तस्वीरों का, आपकी दूसरी जानकारियों का, जिसमें आपका कार्यस्थल हो सकता है, आपका पता हो सकता है, इस तरह की जानकारियों का गलत उपयोग हो सकता है, किस प्रकार से अपनी सुरक्षा की जाए, इस प्रकार की जानकारियों को सर्वसुलभ कराना होगा। आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छे समाज का द्योतक तो नहीं जहाँ लोगों को डरना पड़े। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक हम उस समाज को बनाने की दिशा में हैं, हम लोगों को इस चीज़ का शिकार होने के लिए छोड़ तो नहीं सकते। बचाव बेहतर है इलाज से, ऐसा कहावत है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए और ये मानते हुए कि हम एक परफेक्ट समाज में नहीं रह रहे, लेकिन हमें परफेक्ट समाज बनाने की कोशिशें करनी है, तो नहीं रह रहे ये जानने के बाद हमें अवेयरनेस पर काम करना चाहिए। उस पे तमाम संस्थाओं को, स्कूलों को, कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को इस बारे में काम करना चाहिए और ख़ास तौर पर बच्चों और महिलाओं के बीच इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। तो ये मानने के बाद हमने किया कि समाज बेहतर नहीं है, लेकिन हम तो ये भी जानते हैं कि समाज को बेहतर बनाना है। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए राज्य को बहुत चाक चौबंद होना होगा कि बेहतर आधारभूत संरचनाएं हों पुलिस के पास, जिससे कि वो इस तरह के क्राइम को पकड़ सके, यानी कि बेहतर साइबर सेल। तो हम तीसरे बिंदु पे आ गए कि राज्य को क्या काम करना है? बेहतर आधारभूत संरचनाएं देनी है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, यानी कि साइबर सेल हो, हर पुलिस स्टेशन में डेडिकेटेड साइबर सेल हो। इसके अलावा केवल सेल बना देने से नहीं होगा, वहाँ जो लोग कार्य कर रहे हों उनको अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए। पुलिस वालों को भी बहुत जल्दी एक इंटरवल के बाद ट्रेनिंग दी जाती है, अपडेट किया जाता है, लेकिन जो साइबर सेल से जुड़े होंगे, जो इंटरनेट की दुनिया से जुड़े होंगे, उनकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहनी होगी, क्योंकि ये दुनिया बहुत तेज़ी से बदलती है। जो आज का ज्ञान है वो आज से 5 साल बाद वेस्ट हो जाता है, यूजलेस हो जाता है लगभग, अगर उसको अपडेट ना किया जाए इंटरनेट की दुनिया में। तो रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी और साथ ही कोलैबोरेशन ज़रूरी होगा कि लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पे इंटरनेट के एक्सपर्ट्स के साथ पुलिस का एक बेहतर तालमेल हो, कोलैबोरेशन हो। चौथी बात इसी का एक्सटेंशन है, लेकिन फिर भी कुछ नई बातें हैं कि हमें लेबोरेटरीज जो अभी भारत की हैं, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, उसमें इस प्रकार का सिस्टम, इस चीज़ों के लिए वो तैयार नहीं है कि जो डिजिटल क्राइम के सबूत हैं, जो कि अक्सर तस्वीरें होती हैं, कोई डेटा होता है, उसको सहेज के रखने या उसको ट्रेस कर पाने में वो सक्षम नहीं है। तो हमें अपनी फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और शोधशालाओं को भी मजबूत करना होगा, उनकी हालत को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि ये एक टेक्निकल काम है और इसमें लगातार बदलती टेक्निकल दुनिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलने वाले लोग चाहिए। एक इस प्रकार के कदम के उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का गठन किया था कि इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाए। कमेटी ने प्रस्ताव दिया कि एक साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो केंद्र के स्तर पर एक संस्था का निर्माण हुआ जो कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम्स की रोकथाम पर ही कार्य करती है। तो इसी प्रकार की संस्था को हर राज्य के स्तर पर शुरू करना होगा, खड़ा करना होगा। हम जानते भी हैं कि कानून राज्य का सब्जेक्ट है, तो हर राज्य के स्तर पर, हर शहर के स्तर पर ये होना चाहिए। इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए। उनको उसमें आने के लिए जो लोग हैं उनको ट्रेन करने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से हम फॉरेंसिक लेबोरेटरीज की बात कर रहे थे, उनको भी राज्य स्तर और जिले स्तर पर होना चाहिए। तो ये हमारा 6वां सुझाव हो गया। अब देखते हैं संपादकीय आगे क्या कहता है। 6 बातें, 6 हमने सेफगार्ड्स अब तक डिस्कस किए हैं। 7वां सेफगार्ड क्या कहता है कि साइबर क्राइम्स जैसी घटनाओं में बहुत ज़रूरी है कि इन पर कार्रवाई तुरंत हो, और कार्रवाई ही केवल तुरंत ना हो, इस पर आगे की बात, यानी जो आगे की कानूनी प्रक्रिया है वो भी जल्दी से चले। क्योंकि डेटा क्या कहता है कि 2020 के दौरान केवल 9 मामलों में जो कि ब्लैकमेलिंग से जुड़े थे उनका कोर्ट ट्रायल पूरा हो पाया। तो ऐसे में हमें ये पता चलता है कि उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया भी बहुत
कमज़ोर है, बहुत धीमी है। और कहते हैं कि अगर न्याय बहुत देर से मिलता है तो वो न्याय नहीं रह जाता। ये खास तौर पर अप्लाई करता है इंटरनेट अपराधों में, साइबर अपराधों में, क्योंकि ये पूरी दुनिया बहुत, साइबर अपराधों की दुनिया भी बहुत तेज़ है। यहाँ जिन चीज़ों का अनुचित फ़ायदा उठाया जाता है, जो फ़ोटो मॉर्फ की जाती है, जिस डेटा का फ़ायदा उठाया जाता है, नाम का, दूसरी चीज़ों का, वो भी बहुत तेज़ी से फैल जाता है और बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग उसका अनुचित प्रयोग कर पाते हैं। तो ऐसे में कानून को भी अपनी गति खास तौर पर इन मामलों में बढ़ानी होगी। इसके अलावा इन केसेस के जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो वकील हैं, और या फिर जो जज हैं, जज साहिबान हैं, जिनको इस केसेस को सुनना है, उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, ताकि वो बिल्कुल जो अप टू डेट तकनीकें हैं, हालिया तकनीक है, उसके बारे में जानकार रहें। तो अंत की ओर बढ़ते हुए संपादकीय दोहराता है कि सबसे पहले तो इस प्रकार के साइबर क्राइम्स की त्वरित रिपोर्टिंग, त्वरित सूचना की आवश्यकता है। इसके अलावा तकनीकी रूप से बहुत कुशल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा पुलिस को बहुत बेहतर सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है कि वो काबिल हो सके ऐसी टेक्नोलॉजी आधारित या साइबर आधारित अपराधों से लड़ने के लिए। फॉरेंसिक लेबोरेटरीज का उसके पास ढांचा होना चाहिए ताकि वो इस प्रकार के सबूतों को जमा कर सके, एनालाइज कर सके। इसके अलावा न्यायालयों को भी ऐसे मामलों को जल्दी से जल्दी उनमें न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग, और ख़ास करके महिलाएं, जो वर्चुअल दुनिया है या जो इंटरनेट की दुनिया है, उसमें भी खुद को उतना ही सुरक्षित महसूस कर सकें जितना आम दुनिया में करती हैं। यही था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल के महत्वपूर्ण संपादकियों के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।